आज के आपके करंट अफेयर्स 3 मई 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, या शॉर्ट में जिसे डीजीसीए कह सकते हैं। देखो, इंडिया के अंदर डीजीसीए क्या काम करता है और इस बॉडी को क्यों बनाया गया है उसके बारे में अभी सब कुछ पढ़ते हैं। ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब होता है कि देखो, आपकी अलग अलग टाइप की बॉडीज होती हैं। कोई भी चीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है, इंडिया के जो संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई है, उसे कहते हैं कि वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, जैसे कि हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगी या जिसकी आप यूपीएससी होगी, ये सारी की सारी बॉडीज आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई हैं, इसी कारण ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। पर इसके अलावा अगर आप देखोगे, आपकी पार्लियामेंट जो है इंडिया की, या आपकी हर स्टेट के अंदर विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है, ये भी कोई ना कोई कानून बना सकते हैं, कोई ना कोई एक्ट पास कर सकते हैं। ये जब भी कोई ना कोई एक्ट पास करेंगे, इन्हें हमेशा, मतलब कोई भी अगर ये कोई एक्ट पास करते हैं और किसी एक्ट से ये कोई बॉडी बनाते हैं, उस बॉडी को हम कहेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, यानी कि जो आपका डीजीसी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इस बॉडी के पीछे एक पार्लियामेंट का एक्ट एग्जिस्ट करता है, आपका एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020, जो आपका एयरक्राफ्ट एक्ट बन गया 2020 का, उसके अंदर से ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएगी। इसका काम है इंडिया के सारी की सारी सिविल एविएशन सेक्टर को रेगुलेट करना। देखो, सिविल एविएशन सेक्टर से क्या मतलब है, इंडिया के अंदर जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है, कोई भी कैटेगरी के एयरक्राफ्ट्स हो, जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, वो सारे के सारे आपके एयरक्राफ्ट्स को रजिस्टर डीजीसीए करता है। इंडिया के अंदर जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स को चलाने की, वहां पे क्लीनलीनेस, हर चीज की जो सर्टिफिकेशंस हैं, उसकी सर्टिफिकेशंस आपके इंडिया के अंदर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये मेन ऑफिस है इंडिया के अंदर सारे सिविल एविएशन को देखने के लिए, चाहे वो प्लेन्स हो, प्लेन्स की रजिस्ट्रेशन हो, एयरपोर्ट्स की सर्टिफिकेशन हो, जो आपके पायलट्स हैं उनके जो लाइसेंसेस जारी होते हैं, अगर उनके ऊपर देखोगे, उनके लाइसेंस के ऊपर डीजीसीए लिखा होता है। ठीक है, जैसे आप भी अगर कोई लाइसेंस बनाते हो, आप हमेशा किसी जिस स्टेट के अंदर बना रहे हो, स्टेट की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इशू करके देता है। यहाँ पे जिन्हें एयरक्राफ्ट चलाना होता है, उसके लिए पूरे ऑल इंडिया की बॉडी है डीजीसीए, वो जारी करके देती है। ठीक है, इसके बाद किसी ने भी एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस इंजीनियर्स का काम करना है। देखो, क्योंकि एयरक्राफ्ट को हर बार लैंडिंग के बाद कई उसके मेंटेनेंस चेक्स होते हैं, बहुत सारी चीजें चेंज करनी होती हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अगर किसी ने वैसा काम खोलना है, उसे यहाँ से लाइसेंस लेना पड़ता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, इन सारी चीजों के लाइसेंस जो होते हैं वो हमेशा डीजीसीए द्वारा जारी होते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन आए, जैसे अगर इंडिया के अंदर किसी भी एयरक्राफ्ट का कोई भी सीरियस इंसिडेंट हो गया, लेट्स सपोज कोई एयरक्राफ्ट को सडन लैंडिंग करवानी पड़ी, तो उसके कारण क्या है। जैसे अगर आप यही देखोगे ना, आज जो न्यूज थी, न्यूज ये थी कि डीजीसीए ने बोला है कि वो स्पाइस जेट की सारी फ्लीट को चेक करना चाहते हैं। 91 एयरक्राफ्ट हैं स्पाइस जेट के पास, सारी फ्लीट को चेक करना चाहते हैं। क्योंकि हुआ क्या, आपकी एक फ्लाइट जा रही थी मुंबई टू दुर्गापुर स्पाइस जेट की, और सडनली वहां पे उस एयरक्राफ्ट के अंदर ऐसी टर्बुलेंस हुई है, इतना ज्यादा प्लेन मूव किया है कि लोग ना इंजर्ड हो गए हैं उसके अंदर, उस फ्लाइट के अंदर आपके लोगों की इंजरीज हो गई है। तो इसके बाद स्पाइस जेट किस तरीके से अपने प्लेन्स को मैनेज कर रहा है, क्या सेफ्टी उनके नॉर्म्स हैं, उस सारी चीज को चेक करने के लिए डीजीसीए ने यही अनाउंस किया कि सारे 91 प्लेन्स को वो चेक करेंगे कि एक्चुअली स्पाइस जेट अपने प्लेन्स को मेंटेन भी कर रहा है या नहीं कर रहा। और नहीं कर रहा, ऑब्वियसली उन्हें ग्राउंड कर दिया जाएगा या उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, जब तक वो दोबारा से सही से परफॉर्म करके अपनी टेक ऑफ नहीं शुरू करते। ठीक है,
उसके बाद यही मतलब सारी की सारी चीजें, किसी ने फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना है, सिम्युलेटर, उसे भी यहीं से लाइसेंस लेना पड़ता है, हर चीज का लाइसेंस यहीं से मिलता है। ठीक है, तो डीजीसीए बस जनरल इमेजिन करो कि सारे के सारे यहाँ पे वैसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इंडिया के अंदर जितना भी सिविल एविएशन सेक्टर है वो सारा का सारा आपके डीजीसीए के थ्रू चलाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट? ठीक है, अब सेकंड यहां पे जो क्वेश्चन है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, आरपीए 1951। अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट क्या है 1951 का? ये एक्ट बेसिकली आपके पार्लियामेंट का एक्ट है जो प्रोवाइड करता है हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शंस में कैसा कंडक्ट होना चाहिए। हाउस ऑफ, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो चाहे लेजिस्लेचर के इलेक्शन हो, उन सारी चीजों के। देखो अब मैं आपको जनरली ओवरव्यू में, ये ओवरव्यू था, मैं आपको डिटेल में ये प्रोविजन समझाता हूँ। देखो हमारे इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस के लिए रूल्स दो जगह से बनते हैं। एक तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमने कुछ बेसिक रूल्स यहां पे लिख दिए, बेसिक रूल्स यहां पे लिख दिए, जैसे कि आपकी किसी भी पर्सन ने इलेक्शन में खड़े होना है, उसकी एज कितनी होगी, उसके बाद कितने साल का उन्हें टर्म मिलेगा, कितने साल बाद दोबारा से इलेक्शन होंगे। ऐसी जो बेसिक चीजें थी ना वो हमेशा आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दी गई हैं। जैसे मैं एज की बात करूं, अगर किसी भी इंसान को पंचायत के इलेक्शन में खड़े होना होता है तो उसे कम से कम कितनी एज चाहिए उसकी? पंचायत के इलेक्शन में मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए जी? कोई भी? किसी को पंचायत के इलेक्शन में खड़े होना है? सर 21। 21, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर किसी को लोकसभा के इलेक्शन में खड़े होना है, जहां आपके स्टेट के अंदर जो एमएलए के विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, सेंटर में लोकसभा के, इसके लिए 25। 25। इसके बाद अगर किसी को जैसे राज्यसभा, पार्लियामेंट के दो हिस्से हैं आपके, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों पार्लियामेंट के हिस्से हैं, ठीक है, पर दोनों की एज क्वालिफिकेशन अलग अलग है। जैसे लोकसभा की एज 25 है, राज्यसभा की 30 साल है। उसके बाद अगर किसी को भी इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो उन्हें चाहिए 35 साल की एज। ऐसी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई है। पर देखो आपके बहुत सारी प्रोविजंस के कैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से नहीं अलाउ किया जाएगा, मतलब उन्हें नहीं अलाउ किया जाएगा। उसके अलावा जैसे लेट्स सपोज हम फ्यूचर में जाके इलेक्शंस के लिए क्राइटेरिया डाल दें कि हमारा जो मंत्री है, जो कोई भी जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, एमपी एमएलए जो बनेगा, उसे कुछ मिनिमम एजुकेशन की होनी चाहिए उसकी। जैसे ना अब कई जगहों पे आपके, जैसे पंचायत की बात करूं, जैसे आपके हरियाणा ने क्या किया, हरियाणा का एग्जांपल देता हूं। हरियाणा ने कुछ साल पहले क्या किया है, अगर किसी भी पर्सन को हरियाणा के इलेक्शन में खड़े होना है ना, उसे कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। तो कहने के लिए बहुत छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि 8वीं क्लास, कौन सा कोई ज्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट लाई, पर अगर बाकी जगह देखोगे, जैसे लोकसभा देख लो, राज्यसभा देख लो, इंडिया की पार्लियामेंट है, पर यहाँ पे ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे कोई अनपढ़ भी आपके पार्लियामेंट के अंदर जा सकता है। तो एटलीस्ट शुरुआत तो है कि पंचायत में ऐसी कोई प्रोविजन हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ऐसे प्रोविजन है जो आगे जाके हम बदलना चाहेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिख दिया गया ना, इसे बदलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपके इसी कारण हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, हमने कई चीजें ना थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए क्या बोला कि हम इनके लिए अलग से एक्ट बना लेंगे। एक्ट आपकी पार्लियामेंट एक्ट बना लेगी और वो उसके थ्रू डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, देखो ये एक्ट जो होते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है जो बिल्कुल अलग है,
हर एक्ट को ऐसे मान लो ये कोई अलग पेज या ये अलग डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये जो एक्ट हैं इनके अंदर हम प्रोविजन लिख देते हैं। तो ऐसे ही हमने एक एक्ट बनाया आपका, जो आज हमने यहाँ लिख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। ये जो आपके 1951 में ये जो एक्ट बनाया गया, इसे इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम पे आपके 1951 में जो आपके लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके अंदर इलेक्शंस कंडक्ट करने की क्या क्या किसी की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन डिस्क्वालिफाइड होगा, किन चीजों को करप्ट प्रैक्टिसेस मानी जाएंगी इलेक्शन के दौरान, जैसे तुम कहीं पे गुंडागर्दी करवा रहे हो या लोगों को पैसे बांट रहे हो, ऐसी सारी चीजों को इलीगल यही एक्ट बनाता है, ठीक है। और अगर किसी के इलेक्शन में कोई भी डाउट आता है, डिसीजन आता है, कोई डिस्प्यूट आता है, तो उस डिस्प्यूट को लेके तुम कहां जाओगे, कौन उन डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। जैसे सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन को छोड़ के बाकी सारे जितने भी इलेक्शन है ना, ठीक है, पंचायत की को भी छोड़ के, आपके अगर किसी को पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर डिस्प्यूट है, जैसे मैं जनरली बताता हूं, पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर किसी को डिस्प्यूट है, या जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई, हर स्टेट के अंदर SLA बन गई, इनके अंदर किसी को डिस्प्यूट है ना, वो पर्सन हमेशा जाते हैं आपके हाई कोर्ट। अगर लेट्स सपोज आपको लगता है कोई हेरा फेरी हुई है, आप उस रिजल्ट को चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट के अंदर कि दोबारा से गिनती करवाई जाए या VVPAT भी चेक करवाए जाए, वो सारी प्रोविजंस लेके तुम हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, कोई भी पार्लियामेंट या SLA। उसके अलावा अगर प्रेसिडेंट या आपके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसी को भी डाउट हो, इसके डिस्प्यूट सुनता है आपका सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट पूरे इंडिया का होता है, इस कारण वो डिस्प्यूट वहां सुने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और वो वहां पे, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी की सारी चीजें जो प्रोविजनल पार्लियामेंट ओरिजिनली बनी, उसने क्या कहते हैं, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे वो आर्टिकल 327 के अंडर कंडक्ट करवाए गए। 327 क्या इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, देखो 327 ना तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हक देता है, राइट देता है, जो तुम्हें पेपर में कभी पूछा जा सकता है और पहले भी UPSC में आ चुका है। यहां से ना आपको मिलता है राइट टू वोट का अधिकार। जो वोट डालने का अधिकार है, जो वोट डालने का राइट है ना, वो आर्टिकल 327 से मिलता है। तो ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, इसीलिए इसे हम कहेंगे ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। किस तरीके से राइट टू वोट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, देखो इंडिया के अंदर ये क्लियरली डिफाइंड है, कोई भी पर्सन जो 18 साल की उम्र से ऊपर है, यानी कि वो एडल्ट है, तो उसे इंडिया के अंदर वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये उम्र नहीं लिखी हुई, ठीक है, डायरेक्टली उम्र नहीं लिखी हुई। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज मेंशन्ड है, जिस चीज को हम ये रेफर करते हैं, उसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिलती है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इंडिया के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सबको मिलती है, यानी कि कोई भी इंसान जो एडल्ट मिलेगा, फ्रेंचाइज का मतलब है उसे अपने आप खुद ही वोटिंग का राइट मिल जाएगा, वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा सारे इलेक्शंस में। अब ये जो अधिकार है, इसके अंदर, इस वर्ड के अंदर एज क्यों नहीं लिखी हुई, क्योंकि आपकी एज की डेफिनेशन ना कभी भी चेंज की जा सकती है। एडल्ट कौन है, इसकी डेफिनेशन कभी भी चेंज की जा सकती है। जैसे जब 1950 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था ना, तब हम उन सारे लोगों को एडल्ट मानते थे जो 21 साल से ऊपर थे। तब क्या होता था कि आपके 21 साल से ऊपर 21 या 21 के अबव लोगों को ही वोटिंग का राइट था, 18 साल का नहीं था। ये आपके 1980s में हमने चेंजेस कंडक्ट किए और हमने 21 साल की उम्र 18 साल की कर दी। फिर अब तब से लेके अब तक हम कोई भी जो पर्सन 18 या 18 साल से ऊपर है, उसे वोटिंग का राइट देते हैं।
अब जो गवर्नमेंट विचार कर रही है, गवर्नमेंट विचार कर रही है कि इस उम्र को कम करके 16 साल कर दिया जाए। ठीक है, ये 16 साल करने पे क्या होगा, देखो अगर मैं 16 साल, मतलब ये कर क्यों रहे हैं, पहले 21 था फिर 18 कर दिया, अब 16 की बात हो रही है, ये ऐसे हो क्यों रहा है? देखो अल्टीमेटली कोशिश क्या है, अगर मैं पहले सिर्फ 21 वालों को वोटिंग का राइट दे रहा था, तो उससे जितने भी छोटी उम्र के लोग हैं वो पॉलिसी मेकिंग या सरकार बनाने में उनका कोई अधिकार नहीं है, मतलब वो अपना कोई फैसला नहीं ले सकते। हमने डेमोक्रेसी के अंदर कोशिश करनी होती है कि जितने ज्यादा लोगों को हक दे सके, राइट दे सकें अपनी खुद की सरकार चुनने का, वो देना चाहिए। इसी कारण हमने और लोगों को शामिल करने के लिए कि जो वोट डाल सके, हमने 18 पे अब ले आए। अब इसीलिए अगर मैं 16 और 17 साल वालों को भी जोड़ दूंगा और लोग बढ़ गए वोट डालने के लिए, इंडिया की डेमोक्रेसी और ज्यादा बेटर और ज्यादा वाइब्रेंट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये चीज एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? कोई भी डाउट? अब थर्ड आपका करंट अफेयर वो है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। देखो आपके कॉन्स्टिट्यूशन अभी डिबेट छिड़ी हुई है, अभी रिसेंटली आपके अजय देवगन और उसके बाद कंगना रनौत, दो लोगों ने रेफर किया कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। ये ट्विटर पे उन्होंने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। कंगना रनौत तो खैर बैंड है, अजय देवगन ने कहीं पे बोला तो वो हिंदी उन्होंने बोला कि नेशनल लैंग्वेज, और उससे डिबेट शुरू होगी। पर डिबेट इसी चीज की है कि बेसिकली इंडिया के अंदर कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया के अंदर जो लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं उन्हें दो कैटेगरीज में तुम कह सकते हो। एक आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल का मतलब जिन्हें सरकार यूज करती है, और दूसरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना हमने एक शेड्यूल इंसर्ट किया है, शेड्यूल 8। ये जो 8वां शेड्यूल है इसके अंदर 22 लैंग्वेजेस हैं, इन्हें आप शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस भी कह सकते हो। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 343 पड़ता है आपका, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है। उसके मुताबिक यूनियन, यानी कि यूनियन का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर की सरकार की जो लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है सेंटर की सरकार की, वो है हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में। ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आपकी आर्टिकल 343 के मुताबिक हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, देवनागरी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखो इंडिया के अंदर कोई नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं एग्जिस्ट करती? जब ओरिजिनली आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ये डिस्प्यूट था कि इंडिया के अंदर नेशनल लैंग्वेज किसे बनाया जाए। तो उसमें ना आपका जो साउथ इंडिया है ना, साउथ इंडिया के अंदर हिंदी ना बोली जाती है और ना कोई ज्यादा पसंद की जाती है, ये लैंग्वेज पसंद भी नहीं करते हो। अगर किसी को आती भी होगी ना, वो अवॉइड करेगा हिंदी लैंग्वेज बोलना। तो इसके कारण होता क्या है, जब वो हिंदी लैंग्वेज नहीं अडॉप्ट करना चाहते, जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जितने भी लोग थे, उन्होंने आपके प्रोटेस्ट किया इस चीज के ऊपर कि हिंदी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज ना बनाया जाए, बल्कि इंडिया की जितनी भी वाइब्रेंट लैंग्वेजेस हैं सबको आइडेंटिफाई किया जाए। तो ओरिजिनली शेड्यूल 8 में 14 लैंग्वेजेस थी, धीरे धीरे और बढ़ा दी गई हैं, 22 हो गई हैं टोटल। ठीक है, 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया तब यहाँ पे 14 लैंग्वेज थी, धीरे धीरे और भी लैंग्वेज जोड़ी गई। ठीक है, पर इसी कारण आपके ना कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल लैंग्वेज का कभी कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया, सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज के सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो किस भाषा में तैयार होंगे। तो साउथ इंडिया चाहता था कि इंग्लिश जुड़ी रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम हिंदी नहीं अडॉप्ट करेंगे, हम इंग्लिश रख लेंगे। ठीक है, और कई आपके लीडर्स थे जो हिंदी को चाहते थे। तो अल्टीमेटली सेटलमेंट ये हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटस दे दिया गया कि हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में जैसे आपके लिखा जाता है क और ये सब, ये देवनागरी स्क्रिप्ट है। ये जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर आपकी इसे ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा, और जो इंडिया के अंदर नंबर्स यूज किए जाएंगे, ठीक है,
वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नंबर यूज किए जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4, चाहे हम लिख हिंदी में रहे हैं नंबर ये यूज करेंगे, ठीक है, इस तरीके से ये काम करेंगे। इसके अलावा क्योंकि साउथ इंडियंस आपके हिंदी लैंग्वेज को नहीं मान रहे थे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जो पहले 15 साल थे ना, उसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को भी कंटिन्यू रखने का प्रोविजन जोड़ा गया कि पहले 15 साल आपके ऑलमोस्ट 1965 तक आपके इंग्लिश लैंग्वेज भी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे चलती रहेगी। इसके बीच बीच आपके हिंदी लैंग्वेज इंडिया के अंदर, यानी कि ये 15 साल के अंदर अंदर हिंदी लैंग्वेज इतनी हमने प्रमोट करनी थी कि सारा इंडिया हिंदी एटलीस्ट जानता हो, ठीक है, चाहे वो अपनी अपनी भाषा बोलते हो पर वो हिंदी में लिख पढ़ भी सकते हो, ताकि इंडिया की कॉमन लैंग्वेज बन जाए। पर हुआ क्या, 1963 आते आते साउथ इंडिया के लीडर इस चीज में बहुत ज्यादा एडमेंट हो गए, अड़ गए कि हम हिंदी को नहीं मानेंगे अपनी लैंग्वेज और इंग्लिश को कंटिन्यू करवाया जाए। इसी कारण आपके पार्लियामेंट ने क्या किया था, बाद में पार्लियामेंट ने 15 साल के पीरियड के बाद भी ना इंग्लिश लैंग्वेज का यूज भी कंटिन्यू रखा, एक अलग से एक्ट बनाया गया जिसे कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट, ये 64 में बना, ठीक है। इसके थ्रू आपकी इंग्लिश को कंटिन्यू करवाया गया है और आज तक, यानी कि सेंटर सरकार की बेसिकली अब 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों सेंटर की सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज खुद अडॉप्ट कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है अलोंग विद इंग्लिश। पर अब फर्क क्या आता है हिंदी और इंग्लिश के स्टेटस में, देखो जो हिंदी को स्टेटस दिया गया वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टेटस दिया गया, वो आपके संविधान में लिखा गया। जो इंग्लिश को स्टेटस मिला है वो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू स्टेटस मिला है। तो इन दोनों में ये फर्क है, ठीक है, इस फर्क को याद रखना, ठीक है। एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है और एक आपकी होगी स्टैट्यूटरी ऑफिशियल लैंग्वेज। इस तरीके से आपके इंडिया के अंदर ये 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती है, ठीक है। यूनियन की स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी मर्जी है, स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेजेस बना सकते हैं, पर अगर उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी है, अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर से इंटरेक्शन करनी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो आपस में एक्सचेंज करने ही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या तो इंग्लिश में सेंट्रल गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे या हिंदी में। सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी तीसरी लैंग्वेज में बात नहीं करता, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे के सारे आपके प्रोविजन है। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। सर। हाँ जी सागर जी। सर जो हमने भी लैंग्वेज वाला किया, इसमें जो आर्टिकल नहीं था 343 था वो, हाँ जी हाँ जी, इसका रेफरेंस एक बार बताना फिर से जरा, इसका रेफरेंस लैंग्वेज में कैसे है? इसी के अंदर लिखा है ना कि आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी देवनागरी स्क्रिप्ट के साथ। सर आर्टिकल से अगर लिखा गया तो फिर ये स्टैट्यूटरी बैकिंग हुई कि फिर ये नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, कैसे हुई? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ना ये आर्टिकल। तो जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होती है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। जो आपके ये देखो ये एक्ट बनाया गया, एक्ट के अंदर कुछ लिखा गया है, वो आपका स्टैट्यूटरी हुआ। ठीक तो है। स्टैट्यूटरी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, कॉन्स्टिट्यूशनली आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज सेंटर की हिंदी है, पर इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। क्लियर है? किसी और को कोई डाउट? थैंक यू सर। ठीक है जी, तो ये थे आपके आज के करंट